गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसी ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग-अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। और लड़कियों को दी जाने वाली भविष्य में स्त्री और पुरुषों की भूमिका में कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती है, उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग इस बात से होती है कि लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है, और लड़के और लड़की को जब पैदा होते हैं बच्चे, तो लड़का हो या लड़की हो, उनका लालन पालन माँ बाप एक समान करते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा रहता है, लेकिन आप और हम जिस समाज से आ रहे हैं, इसी समाज में बहुत सारी दूषित विचार भी है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि लड़के और लड़की अलग-अलग है, तो उनका लालन पालन भी अलग तरीके से करना चाहिए, और लड़के हैं तो उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए और लड़की है तो उसको कम महत्व देना चाहिए। जब भ्रूण परीक्षण नहीं था अमान्य, तो उस समय क्या होता था, पेट में ही पता कर लिया जाता था कि लड़का है कि लड़की है, और एक्सरे में जब पता चल जाता था कि लड़की है, तो उसी टाइम पे तीसरा चौथा महीना जब बच्चे का चल रहा होता था, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। ये आज के समाज में इसके ऊपर कानून लग गया है, प्रतिबंध लग गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अवैधिक तरीके से भी इसकी जांच करवा के, और लड़का जिसको चाहिए होता है, जिस दंपति को, मतलब कि जो हस्बैंड वाइफ को लड़का चाहिए होता है, तो वो लड़कियों की जांच करवा के अवैधानिक तरीके से, ये वैधानिक नहीं है, फिर भी अवैधानिक तरीके से पैसे खिला के और जांच करवा के और ये काम करते हैं। बच्ची नहीं चाहिए होती है तो उसका भ्रूणपात करवा देते हैं। तो ये सोच जो है समाज में, वो सिर्फ हमारे समाज की ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि औरतों का काम जो है वो मर्दों के काम से कम उसको आंका गया है। जैसे कि पुरुष का काम है बाहर का काम करने का, और स्त्री का काम घर संभालने का काम है। तो ये पहले के समाज की सोच है कि स्त्री सिर्फ घर ही संभाल सकती है और कुछ उसे नहीं करना चाहिए। जबकि आज की तारीख में तो स्त्री और पुरुष दोनों एक समान कमाते हैं, एक समान काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र में स्त्री पुरुष से कम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कम आंका जाता है बहुत सारे जगहों पर। तो इसी के संदर्भ में आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो सोशियोलॉजी में अपना आगे भविष्य बनाना चाहते हैं। किसी भी ऊंची इमारत की नींव उसकी किसी भी ऊंची इमारत को बनाने के लिए उसका नींव मजबूत होना जरूरी है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपने लिया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, तो सबसे पहले ये जो नींव के कुछ चैप्टर्स है उसे आप मजबूत कीजिए, ताकि आपकी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़े और आप ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को गवाए बिना। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। यह सामोआ एक द्वीप है जहां पर
सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है कि जहां पर बच्चे कैसे बड़े होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी आज प्राप्त करनी है। सामोआ द्वीप प्रशासन महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोआन समाज पर एक एक किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीप पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग-अलग समय पर सीखते थे। तो 1920 में जब इतना सारा प्रचार नहीं था पढ़ाई का, तो उस समय सिर्फ ये सामोआ द्वीप की ही बात नहीं है, हमारे भारत में भी 1920 जबकि देश आजाद नहीं हुआ था, ये तब की बात है। तो हमारा देश भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और 90% लोग जो थे वो अशिक्षित थे। तो सामोआ द्वीप के भी बच्चे उस समय क्या थे? अशिक्षित थे। स्कूल जाने का चलन उतना नहीं था और छोटे बच्चे क्या करते थे? छोटे बच्चे मछली पकड़ना सीखते थे। वो अलग-अलग अपने टाइम में पीरियड में जैसे कि अभी 5 साल का है तो आसपास के नदी विस्तार में जाकर और देखेगा कि कैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो मछली पकड़ रहे हैं। फिर 6 साल का हुआ तो वो किनारे पर जाकर और पकड़ने की कोशिश करेगा। 7 साल पे हुआ तो फिर वो अपने भाई बहन के साथ में मछली पकड़ने के लिए जाएगा और फिर 10 साल का हुआ तो उसको बराबर से वो मछली पकड़ना आ जाएगी। इस तरीके से उसके एज के अलग-अलग स्तर होते थे कि जिस स्तर पे वो ये कार्य करने की निपुणता प्राप्त करने की कोशिश करते थे। आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे-मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और बुनना लकड़ियां बुनना सीखती थी। खाना पकाना और लकड़ियाँ बीनने का काम करती थी। लकड़ियाँ बीनना मतलब कि पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती थी? लकड़ियों की, जिसको सम्मिलित करके एक जगह पर जमा करके और लोग अपना घर ले जाते थे और उसी से चूल्हा चौका होता था। तो लकड़ियों को बुनना सीखती थी और खाना पाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये जो पूरा हमने देखा, इसके अंदर कहा गया है कि कौन से द्वीप की बात हुई है? सामोआ द्वीप की। सामोआ द्वीप में जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो जब तक बच्चे चलना नहीं सीखते हैं, तब तक उसको माता-पिता संभालते हैं। जैसे ही बच्चे चलना सीख जाते हैं, तो उनके बड़े भाई-बहन जो हैं, वो बच्चे को संभालेंगे। अब उनके बड़े भाई-बहन कोई इतने बड़े नहीं होते हैं, वो खुद भी 5-6 साल के होते हैं। इतने 5-6 साल के बच्चे को एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाती है। माँ-बाप मछली पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं और उनके छोटे भाई बहन जो है वही उनकी लालन पालन देखभाल करते हैं। ऐसा उस द्वीप का उस समय का नियम था। तो और लड़कियों का काम क्या जो जब तक वो 5-6 साल के रहते थे तब तक वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे और जैसे ही लड़का
9 साल का हो जाता था तो उनको क्या काम करना होता था, उनका काम होता था कि वो भी बड़े बच्चों के साथ में मछली पकड़ने के लिए जाए। और लड़कियां जो होती थी उनको उनका वेट किया जाता था, 13 साल 14 साल की उनको होने के लिए वेट किया जाता था। तब तक वो क्या काम करती थी, बच्चों को संभालने का काम करती थी और घर का छोटा मोटा काम वो कर दिया करती थी। जैसे ही लड़कियां 13-14 साल की हो जाती थी तो उनको बहुत ही स्वतंत्र माना जाता था, उनके खुद के फैसले उनको लेने के लिए थोड़ी बहुत छूट छाट दी जाती थी और वो भी क्या करती थी, घर का चूल्हा चौका करने का काम करती थी, डलिया बिनने का काम। अब ये डलिया बुनना क्या है, तो डलिया बुनना एक प्रकार का हुनर है। एक टोकरी बनाने का जो काम है उसको डलिया बुनना बोलते हैं। डलिया में मछलियां पकड़ी जाती है, मछलियां पकड़ के और उसमें डाला जाता है। या फिर आपने देखा होगा चाय के बागानों में जब चाय की पत्तियां बुनने के लिए, जब बिनने के लिए जब वो औरतें जाती है तो उनके कंधे पर एक टोकरी टंगी होती है। तो वो जो टोकरियां हैं उसी को बनाने की जो कारीगरी है उसको डलिया बुनना कहते हैं। तो इस तरीके से डलिया बुनने का काम ये लड़कियों को सिखाया जाता था, लड़कियां सीख लेती थी। और ये रसोई घर में भी छोटा मोटा काम करती थी, रसोई का खाना पकाने का काम भी इनको बताया जाता था, अलग अलग खाना पकाने का कार्य इनको सिखाया जाता था। अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था इनका काम, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। रसोई घर में भी ज्यादातर काम कौन करता था, लड़के करते थे और लड़कियों का काम क्या होता था, सिर्फ उनकी मदद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1960 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। मध्य प्रदेश में चलिए अभी बात करते हैं। अभी तो हमने ऊपर जो बात किया वो द्वीप समूह के एक प्रदेश का हमने बात किया। अब मध्य प्रदेश में किस तरीके से पुरुष का बड़ा होना होता है उसका हम थोड़ा ज्ञान लेंगे। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। मध्य प्रदेश में की ये घटना ली गई है। ठीक है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कों के स्कूल लड़कों लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उन्हें स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। उनके स्कूल के बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था। लड़कों का स्कूल लड़कियों के स्कूल से बहुत ही अलग होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। तो लड़कियों के स्कूल में एक स्पेशल आंगन रखा जाता था कि जिसको कोई लड़के नहीं देख सकते थे और आसपास के भी कोई लोग नहीं देख सकते थे और लड़कियों को उसी आंगन में खेलने का होता था स्कूल के अंदर। ठीक है। और लड़कों के लिए स्कूल में कोई ऐसा आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेल का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधी घर पहुंचने का एक माध्यम था। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। देखिए कितनी गंभीर समस्या से हमारा देश जूझता रहा है, जहां पर लड़कों को इतनी छूट रहती है कि वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और लड़कियों को जब स्कूल भी जाती है तो उनको बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट आउट करके और मध्य प्रदेश में इस तरीके से एक आंगन उनको दे दिया जाता है, उसी आंगन में उनको खेलना है, स्कूल के अंदर के आंगन में। और लड़कों के लिए एक बड़ा सा मैदान है कि जहाँ पे वो आराम से, स्कूल के बगल में मैदान है जहाँ पे वो आराम से खेल सकते हैं। और गलियों में भी चलने का रूल्स लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है। लड़कियों के लिए जब स्कूल से छूटती है तो उसी पतली गली से वो लोग सीधा अपने डरी सहमी सी अपने घर पे पहुंच जाती है। उनको आसपास कहीं पे भी देखने की या फिर कुछ भी बातें करने की, समय को गंवाने की घर से इजाजत नहीं मिलती है।
और वहीं लड़कों को साइकिल चलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, सुबह शाम ऐसे ही कोई सामान लाने के लिए हमेशा उनको उसी गली से आना जाना पड़ता है। तो लड़कों के लिए बहुत सारा समय है उस गली पे आने जाने का, लेकिन लड़कियों का सिर्फ 2 ही समय है, एक जब स्कूल जाती है तब और एक स्कूल से वापस आती है तब। और वो भी वो डरी सहमी सी वहां से गुजरती है कि कोई उसको छेड़ ना दे, कोई उसके साथ कोई गलत बात ना कर दे। तो ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को अपने स्कूल आना है और जाना है। तो ये हमारे समाज के विचार है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में ये पुरुषों की जो स्थिति बता रहे हैं, उसके बारे में ये चर्चाएं हो रही है। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। तो पहले की सोच थोड़ी रूढ़िचुस्त थी। आज के समय में लड़के लड़की में अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन आप अगर अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, अपने माँ बाप से पूछेंगे तो उनका बचपन भी अलग माहौल में गुजरा था। और उनसे भी बुजुर्ग आपके दादा दादी अगर होंगे तो आप उनसे पूछेंगे, नाना नानी या दादा दादी कोई भी, तो उनसे पूछेंगे तो उनका भी खुद का जो अनुभव है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर समय समाज जो है वो एक ही नीति नियम पे नहीं चलता है। समय के अनुसार समाज के नियम भी बदलते हैं। जैसे कि हमारे दादा दादी के समय में पढ़ाई लिखाई का उतना महत्व नहीं था। 1960 1920 ये सब दशक में क्या था, पढ़ाई लिखाई से इतना किसी का वास्ता नहीं था। तो उस समय की सोच थोड़ा अनपढ़ गंवारों की सोच थी। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई का माहौल बनता गया, वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदलती गई, लड़के लड़की में जो तफावत है वो भी बदलता गया। तो धीरे धीरे करके आज के समय में तो लड़के लड़कियों का तफावत जो है लगभग बंद हो गया है। अब कोई नियम भी है कि लड़के लड़की में भेद नहीं करना है, अगर भेद करते हैं आप तो आपको सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके से लड़के और लड़कियों में आज के समय में अंतर नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे कि आपके सभी भाई बहन एक समान ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। इसमें हमने 2 उदाहरण देखे, तो ये 2 उदाहरणों में हमें ये जानने को मिलता है कि लड़कों के साथ कितना छूट-छाट था और लड़कियों के साथ कितना दबाव भरा माहौल रहता था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खेलों के दिन दिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों दोनों ही खिलौने लड़कों हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़ियाएं। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक होते हैं हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने के बच्चों खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अतः प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे स्त्री और पुरुष की जो असमानता है वो हम बचपन से बच्चों के दिमाग में ठूस देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
और सही बात है, हर जगह पर आप लोग देखते होंगे कि लड़के को छोटा बच्चा जो होता है उसको कार दिया जाता है और लड़कियां जो होती है वो गुड़िया से खेलती है। जब वो गुड़िया से खेलती है तो उसको गुड़िया का पूरा हाउस का सेट होता है कि जिसके अंदर वो कैसे खाना पकाती है, कैसे वो दिनचर्या अपने गुजारती है। वो अपनी माँ बाप को देख के, माँ को खास करके देख कर, माँ कैसे दिन भर किचन में काम करती है और घर को कैसे सबको संभालती है, उस तरीके से गुड़िया के साथ में वो खेलती है और उस गुड़िया को वो अपनी माँ समझ के और उस तरीके से वो पूरा उसका सेट तैयार करती है और उसी तरीके से वो उसको साड़ी वगैरह पहना के या फिर जो भी एक्स वाई जेड कुर्ता पजामा या फिर ओढ़नी दुपट्टा डाल के और उसके साथ में खेलती है। ये हम सब ने देखा होगा, करीब करीब हम सब ने किया भी होगा। तो इस तरीके से लड़कियों के दिमाग में ये पहले से ही, बचपन से ही डाला जाता है कि लड़कियां जो है वो बड़े होकर एक हाउसवाइफ बनेगी और लड़के जो है उनको कार हाथ में दिया जाता है ताकि वो घूम घूम करके और अपने खुद का जो एक आगे समय में जो जेंट्स बनने के लिए उसकी प्रक्रिया है कि उसे बाहर का काम करना है, मजबूत बनना है, बाहर के कार्य के लिए उसे खुद को तैयार करना है, वो उसके दिमाग में डाला जाता है। तो बचपन से ही ये भेदभाव देखने को मिलता है और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनको बचपन से जो उनको सीखा है, जितना भी उनको आया है, जो भी उसने आसपास समाज से देखा है, वो सब उसके दिमाग में एक प्रिंट बन के छपा रहता है। और फिर जब वो खुद बड़ा होगा तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने माता पिता की कॉपी करना पसंद करते हैं। वो अपने समाज के अंदर आसपास के दो ही लोगों से सबसे ज्यादा सीखते हैं, एक तो उसके पेरेंट्स और दूसरा उसके टीचर्स। टीचर्स जैसे होंगे उसका प्रभाव बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चे अक्सर अपने टीचर्स को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि बच्चे के सामने ये दो पहलू सबसे ज्यादा उनके अनुभव के कारण होते हैं। एक तो पेरेंट्स, माँ बाप उनके साथ कैसा वर्तन करते हैं और दूसरा है टीचर्स। टीचर्स जो है वो स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, उनके साथ कैसा उनका बिहेवियर है, कितने अच्छे हैं कितने खराब है, वो सबका उनके मानस पे काफी असर पड़ता है। तो ये दो जो पहलू है, उस दो पहलुओं को लेकर जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो समाज के अंदर और भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और भी बहुत सारे समाज के माहौल में वो ढलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उनके मानस पे जिस चीज का असर होता है उसी चीज के असर के साथ वो अपनी जिंदगी बिताते हैं। फिर वो अपनी जिंदगी के अंदर जब वो अपना खुद का स्वतंत्र फैसला लेना स्टार्ट करते हैं तो उनका एक आदर्श बन जाता है कि उनके माँ बाप कैसे करते थे, उनके टीचर्स क्या बताते थे, वो सारी चीजों को मिक्सअप करके और वो अपना जो एक व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लड़के और लड़कियों में जो अंतर होता है कि लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको घर के काम करने हैं, घर का हाउसवाइफ बन के और घर का संभाल करना है, और लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको बाहर के काम करने हैं, समाज में आपको हजारों लोगों से मिलने हैं, अपना एक व्यक्तित्व बनाना है, अपनी एक पहचान बनानी है। तो वो ये बचपन से ही हमारे समाज में बच्चों को तफावत जो है, भेद है कि लड़का है तो ये काम और लड़की है तो घर काम, ये दो तफावत बच्चों को दिमाग में बचपन से ही भर दिया जाता है। तो चलिए एक स्टोरी देखते हैं कि स्टोरी के माध्यम से लड़के और लड़की का जो मुख्य कार्य है वो किस तरीके से पार पड़ता है। मेरी माँ काम नहीं करती, एक लड़की बोल रही है। ठीक है, मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ ले चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी कर हमारे साथ चल सकती है? वैसे हमारी मेरी माँ काम नहीं करती, ये टाइटल है इस स्टोरी का। स्टोरी के माध्यम से यह बताया जाएगा कि जो औरतें हैं उनका काम कितना मुश्किल होता है और उस काम को काम ही नहीं गिना जाता है और ऐसा माना जाता है कि घर का काम तो कोई काम ही नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि घर का काम इतना मुश्किल है जितना मुश्किल बाहर का काम नहीं है। बाहर का काम जो है, जैसे कि बाहर कमाना, ये जो काम है उसमें हर घंटे के पैसे मिलते हैं, हर मिनट के पैसे मिलते हैं। लेकिन घर के काम में आप पूरा दिन भी लगा दोगे, एक मिनट भी राहत की सांस नहीं लोगे, फिर भी आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा और खूबी की बात यह है कि कोई इसको नोट भी नहीं करेगा कि अरे आज दिन भर काम हुआ है। तो ये
जो तफावत है ये हमारी समाज का सोच है, जिसके बारे में इस स्टोरी के माध्यम से हमको बताया जाएगा। क्योंकि बच्चे छोटे तो छोटे, बड़े तो बड़े, सब इंसान एक ही बात सोचते हैं कि घर का काम कोई काम नहीं होता। तो इसमें स्टोरी में ये फर्स्ट में क्या बता रहे हैं कि सोनाली की माँ जो है, उसको सोनाली बोल रही है कि माँ, हमारे ग्रुप में पिकनिक पे जा रहे हैं, तो पिकनिक पे जाने के लिए बच्चों को संभालने के लिए एक बड़े आदमी की जरूरत है। पहले तो गुरमीत की मम्मी जो है वो हमारे साथ आती थी, लेकिन आज वो नहीं आ सकती है, वो हमारे साथ नहीं आ सकती है। तो वो कुछ काम नहीं करती थी, तो जसप्रीत जसप्रीत आंटी जो थी वो रोज सुबह वो हमारे साथ आती थी हर बार, लेकिन इस बार वो नहीं आ पा रही है। तो वो तो हाउसवाइफ है, उनको कोई काम नहीं है, तो वो हमारे साथ आती थी, लेकिन इस बार वो नहीं आ पा रही। तो आप प्लीज एक दिन की छुट्टी लेकर और हमारे साथ पिकनिक पे चलिए। ऐसा कौन बोल रही है? सोनाली अपनी माँ से बोल रही है, और बोलते बोलते बोल रही है कि उनको तो कुछ काम नहीं रहता है ना, तो इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ में आती थी, लेकिन इस बार नहीं आ रही है। तो उसकी मम्मी ने सोनाली की मम्मी ने तुरंत उसको बोला कि क्या तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि सोनाली की मम्मी को कुछ काम नहीं रहता है? तो सोनाली ने कहा कि नहीं, काम घर का काम ही सिर्फ रहता है ना, वो बाहर का कहाँ कुछ काम करती है। तो सोनाली की मम्मी बोली कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो एक काम करते हैं, हम उनके घर पे चलते हैं, ठीक है। तो उनके घर पे जाकर, और वो सोनाली की मम्मी जो है वो बोली, किसके बोली? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है, क्योंकि वह कई काम नहीं करती है। जब ऐसा बोली, ये सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो सोनाली की माँ जो है, सोनाली जो है, तुम ऐसा, सोनाली को उसकी माँ पूछ रही है कि सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह को 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है, सारे घर के काम वो करती है। 5 बजे से सुबह से उठती है और पूरा दिन वो काम करती रहती है। तो तुम ऐसा क्यों बोल सकती हो कि वो काम नहीं करती है? हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं है ना। उसकी सोनाली क्या बोलती है कि हाँ, पर वो तो कोई काम नहीं है ना, वो तो सिर्फ घर का काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसी ऐसा ही सोचती हो? सोनाली की मम्मी बोलती है, ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह खुद क्या सोचती है। तो वो लोग जसप्रीत के घर जाते हैं, जिस आंटी के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, ठीक है। तो वो लोग उसके घर पे जाते हैं, और हर शरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई काम काजी महिला नहीं है। जो उनकी जसप्रीत आंटी जो है, उनके हस्बैंड जो है, उनसे सोनाली की मम्मी बोल रही है कि मेरी बेटी ऐसा सोचती है कि घर के कामकाज वो कोई काम नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? वो कौन बोलता है? उनका बच्चा बोलता है कि क्या आंटी, वाकई ये बात ठीक नहीं है क्या कि मेरी मम्मी कुछ काम नहीं करती है? मेरी मम्मी कहाँ काम करती है? मेरी मम्मी तो सिर्फ घर का काम करती है। ठीक है, उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये सेट है कि घर का काम कोई काम नहीं है। ये अलग से जो बाहर जाके ऑफिस में कमाती है औरतें, वही काम करने वाली औरतें कहलाती है, वर्किंग वूमन कहलाती है। बाकी जो हाउसवाइफ है, जो घर का काम करती है, वो कुछ काम ही नहीं है। ऐसा बच्चों के दिमाग में भी सेट है और बड़ों के दिमाग में भी सेट है। तो ये जो हरण सिंह है, जिसकी पत्नी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो हरण सिंह भी ये बोलता है कि नहीं, ये तो कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, और हंसता है हा हा करके, ठीक है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं कर लेती? सोनाली की मम्मी जसप्रीत को बोलती है कि अगर ऐसा है, तुम हाउसवाइफ हो और तुम कुछ बाहर का काम नहीं करती हो, वो बाहर का काम ही अगर काम है, तो तुम एक काम करो ना कि तुम आराम कर लो। अगर तुम काम करती ही नहीं हो तो एक दिन आराम कर लो और स्ट्राइक पे चली जाओ। स्ट्राइक पे मतलब कि हड़ताल पे बैठ जाओ। तो उसकी मम्मी जो है वो भी बोलती है ठीक है, तो आज मैं दीदी हड़ताल पे उतर जाती हूँ, आज मैं कुछ काम नहीं करूंगी। वाह, कितना मजा आएगा, हम पापा के साथ मिलकर सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो ये लड़का है वो बोल रहा है कि हमें मजा आएगा। दोनों लड़का और लड़की जो इसके बच्चे हैं, किसके, जसप्रीत के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को नहीं मालूम है कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आज तो हम दिन भर आराम करेंगे, मजा करेंगे, और मम्मी का काम जितना भी है वो हमको करना होगा। मम्मी आराम करेगी और हम लोग दिन भर घर का काम करेंगे और मजे करेंगे। काम करने में तो मजा आता है, घर का काम तो बहुत इजी होता है, तो उसको करने में क्या टाइम जाएगा, और मस्ती मजाक भी साथ में करके और ये काम कर लेंगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। अब क्या हुआ, सुबह के अगली सुबह 7:30 बजे का टाइम था और सुबह हो चुकी है। सबसे पहले क्या होता है, सुबह के टाइम बहुत सारे बच्चों की स्कूल सुबह में होती है, तो बच्चे जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और स्कूल की बस आती है और बच्चों को ले जाती है।
तो इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों बच्चों की स्कूल बस आने वाली है और जो उसका हस्बैंड है, बच्चों के पापा जो है वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है, जैसे कि अपने पापा चिल्लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चिल्ला रहे हैं कि मेरा नाश्ता कहाँ है, और बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, ऐसा वो अंकल बोलता है। मैं क्या जानू, आंटी बोलती है, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है, मंगला मतलब कि काम वाली बाई जो है वो भी छुट्टी पर ले रखी है। और हॉर्न बजता है, हॉर्न जैसे ही बजता है तो अंकल क्या बोलते हैं, ओहो यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे ही बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना होगा। तो अंकल की एक और ड्यूटी लग जाती है कि अपने कार से स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करना पड़ेगा। उनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है, ना नाश्ता किया है, ना बच्चों ने नाश्ता किया है, बच्चे भी जैसे तैसे करके तैयार हुए जल्दी जल्दी। माँ होती है तो क्या करती है, माँ दिन भर काम करती है, सुबह को जल्दी से उठ के सबका नाश्ता बनाती है, टिफिन तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है, सुबह के नाश्ता सबको पिरोसती है, और उसके बाद बच्चे खा के, हस्बैंड खा के और बाहर जाते हैं। लेकिन उनको बाहर जाने के लिए तैयार करके और बाहर भेजना वो कोई काम थोड़ी होता है, ऐसा सब लोग मानते हैं। जल्दी करो, हरप्रीत को कहते ही वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों बच्चों के लिए लंच बॉक्स में क्या होगा, जो हरप्रीत है वो अपने बच्चों के लंच बॉक्स में क्या होगा ऐसा पूछती है। अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। तो हस्बैंड ने क्या कहा कि अरे भाई अभी तुम लंच बॉक्स की बात मत करो, बहुत लेट हो गई है, तुम उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, कार में जब बैठ गए तो बच्चों को उसके पिता क्या बोले कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम लोग कैंटीन से कुछ नाश्ता कर लेना। तो दोनों बच्चे हंसने लगे और कहा कि माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं, मतलब कि माँ छुट्टी पर है, माँ हड़ताल पर है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों की चिंता है कि उन्हें अगर नाश्ता नहीं मिला है तो वो क्या खाएंगे स्कूल में। तो उन्होंने पहले से ही उसको भले काम करके नहीं दिया, लेकिन माँ की अंदर की दिल की सोच जो है कि अपने बच्चे भूखे ना रह जाए, उसने पहले से ही उनको पैसे दे रखे हैं कि वो स्कूल में जाके और वहां पे कुछ खरीद के खा ले। डिंग डिंग आगे बढ़ते हैं। डिंग डिंग बेल बजता है और हस्बैंड जो है वो घर वापस आते हैं। वो थके हारे हुए हैं, बहुत ही थक चुके हैं और चाय की डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद उनको याद आता है कि अरे हाँ मैं तो भूल गया, आप तो हड़ताल पे हो ना, मैं खुद ही बना लेता हूँ। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कोई तूफान मचा हो। ठीक है, हस्बैंड बोलता है, तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने जैसा घर छोड़ा था वैसा ही हालत में तुमको दिखाई देगा ना। क्या उसके बाद में सुबह को तुमने बिखरा हुआ घर छोड़ा था, तो मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, मैं तो हड़ताल पे हूँ। ठीक है, तो घर में संभाल के संजो के और जब रखती हूँ तब तो उसकी कोई कदर होती नहीं है। मतलब ये मैं बोल रही हूँ कि इसके कहने का यह अर्थ है कि जब वो ऑफिस और स्कूल के लिए बच्चे रवाना हो जाते हैं, घर के सारे मेंबर्स घर से चले जाते हैं अपने अपने काम पर, तो उस टाइम पे एक महिला हाउसवाइफ जो है उसका काम शुरू होता है घर को सही तरीके से, ठीक तरीके से उसका झाड़ू पोछा करके उसको सारे सामान को अपनी जगह पे रखना और सारी चीजों को अपने जगह पर रखते हुए। तो यहाँ पर पूरा स्टोरी में हमने क्या सीखा, तो हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है, ऐसा हस्बैंड बोलता है। और ही करके लड़की औरत जो है वो हंस रही है। क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा चाची भी रात को खाने पर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाउसवाइफ है कि जिसकी दिनचर्या कितनी मुश्किल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक औरत जो है वो कितने सारे काम करती है। सुबह को 7:30 बजे उठ के, और जब आप सोचोगे कि आपको सारी चीजें तैयार मिले तो उसके लिए सारी चीजें तैयार करने के लिए औरत को उससे पहले उठना पड़ता है, माँ को उससे पहले उठना पड़ता है। 5 बजे में उठ के और सारे टिफिन नाश्ता, बच्चे कहाँ पर जाएंगे तो क्या खाएंगे, हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाएगा तो क्या खाएगा, उसका टिफिन तैयार करना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है स्कूल के लिए, हस्बैंड की सारी चीजें उसकी जगह पर रखनी पड़ती है ताकि वो अपनी चीजों के साथ में तुरंत तैयार हो सके। तो आपको तुरंत तैयार करने के लिए माँ को पूरा दिन मेहनत करना पड़ता है, और बच्चों का नाश्ता वगैरह भी देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में माँ का बहुत सारा काम होता है, और जब वो ऑफिस से घर वापस आता है तो एक कप चाय की डिमांड करता है। जब चाय की डिमांड करता है तो उसे याद आता है कि अरे ये तो
मुझे याद ही नहीं था कि माँ जो है वो स्ट्राइक पे बैठी है, तो वो क्या करता है, खुद ही बनाने की बात करता है। जब चाय बनाने जाता है और देखता है कि घर तो पूरा अस्त व्यस्त हुआ है, तब वो बोलता है कि अरे यहाँ पे कोई तूफान आया था क्या कि घर पूरा इतना अस्त व्यस्त है। तो उस समय उसकी वाइफ जो है वो हंस के बोलती है कि मैं तो स्ट्राइक पे हूँ ना, तो मैं किस लिए सारा सामान अपनी जगह पर वापस रखूं, जैसे है सुबह को छोड़ के गए थे वैसा ही घर है। और चाय की पत्तियां उसको नहीं मिल रही होती है, तो वो चिल्लाता है अपने बच्चों पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, और औरत जो है वो मन में सोच रही है कि उसको तो पता भी नहीं है, हस्बैंड को तो पता भी नहीं है कि आज शाम को मेहमान भी आने वाले हैं, घर पे चाचा चाची आने वाले हैं। तो इस स्टोरी से हमको क्या जानने को मिल रहा है? इस स्टोरी से हमको सिर्फ इतना जानने को मिल रहा है कि औरत जो घर पे काम करती है, जिसके उसको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसको सिर्फ यूँ वो सेवा देनी होती है, तो लोगों को क्या लगता है कि वो तो कोई काम ही नहीं है, वो तो उसका फर्ज है। लेकिन आपको बाहर भेजने के लिए, कमाने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए जब वो औरत दिन भर बिना स्वार्थ के काम करती है, तो उसको काम की गिनती में भी नहीं लिया जाता है, ये गलत है। किसी और का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने पीएचडी किया, डॉक्टर लेवल की डिग्री हासिल की और कॉलेज में प्रोफेसर रही। जब छोटा बच्चा हुआ तो उसके लालन पालन के लिए, घर संभालने के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़कर और बच्चे की देखभाल करना मैंने ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये मेरा पहला फर्ज है। तो लेकिन किताबी कीड़ा जो है अंदर से पड़ा हुआ है, पढ़ाना एक हॉबी है, तो पढ़ाने के लिए फिर कोई सीमाएं नहीं होती है। इसीलिए मैंने अपने शौक को बंद कमरे में बंद नहीं होने दिया और मैं यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाती हूँ, ताकि जो भी बच्चे इसका फायदा उठा सके, तो उससे मुझे खुशी होगी। तो ये जो है वो घर परिवार के लिए त्याग है, बलिदान है। तो ऐसे बलिदान औरतें हर जगह पर करती है, मैंने कोई अलग नहीं किया है। तो बच्चों के लालन पालन के लिए माँ को बहुत सारा समय देना पड़ता है। घर के एक सुव्यवस्थित घर बनाने के लिए भी उसको बहुत सारा समय देना पड़ता है। अपने काम काज, वो क्या वो चाहे तो वो काम नहीं कर सकती है, बाहर के काम वो भी कर सकती है, लेकिन घर के काम छोटा नहीं होता है। और घर का काम छोटा समझ के और घर का काम ना करे, ये भी गलत काम है। घर के काम में हर इंसान को हाथ बटाना चाहिए और माँ की ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो सारा घर का काम करे। तो इस समय इस स्टोरी में हमको यही बताया जाता है कि हर लोग ये इंसान मानते हैं कि घर का काम कोई काम नहीं होता है, औरतों का काम छोटा होता है, और जो बाहर पुरुष कमाते हैं वही समाज चलाने वाले हैं और वही एक काम करने वाले हैं। बाकी घर का काम तो कोई काम ही नहीं होता है। एक दिन तुम आपकी माँ काम ना करे, आपके घर की औरतें काम ना करें और बैठ जाए एक जगह पर, तो घर की हालत उपरोक्त जैसा हमने देखा स्टोरी में वैसी होगी, बिल्कुल ही घर अव्यवस्थित दिखेगा। तो ये हमें स्टोरी के माध्यम से समझाया जा रहा है कि स्त्रियों का काम छोटा नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि घर का काम तो बहुत ही छोटा होता है। एक दिन आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा घर का काम भी कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितना मुश्किल होता है। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, को पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह समानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित कार्य परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का, फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसके लिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। तो हमें दिमाग में क्या भरा गया है कि औरतें जो काम करती है, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, घर में कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करना और घर के सारे काम करना, यह तो उनका फर्ज है।
और ये अगर वो करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई पैसे नहीं बनते हैं। तो ऐसा आज के समय में लोगों की सोच है। आगे बढ़ते हैं। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। तो घर पे कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में हम देखते हैं। उपर्युक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी। काफी सारी काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी-कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिकार अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उनके नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री, मेलानी, ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। तो यहाँ पर घरेलू काम करने के लिए सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं, लेकिन बहुत सारे मेड भी होते हैं कि जो घरेलू काम करते हैं। अधिकांश घरेलू काम जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब करने के लिए, कपड़ा धोने का काम, ये सब औरतें करती है घर घर जाकर। और औरतें ये काम करने के लिए पैसे लेती है, लेकिन इसका पैसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि घरेलू काम को बहुत ही छोटा आंका जाता है। और ये काम करने के लिए छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियों को भी घरेलू काम में लगाया जाता है। तो ऐसे काम करने के लिए जब छोटे बच्चे और बच्चियों को लगाया जाता है, तो इनका जो छोटे बच्चे हो या बड़े औरतें हो, इनका काम जो है, घर का काम जो है, उसका दिन कब स्टार्ट होता है? सुबह को जल्दी से स्टार्ट होता है, लगभग 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और रात को 12 बजे तक उनको घर काम करना होता है। और उसका पैसा भी उतना कोई खास नहीं मिलता है, और ना ही उनको कोई इज्जत मिलती है। तो यहाँ पर एक अनुभव बताया जा रहा है दिल्ली में काम करने वाली मेलानी औरत का, जिसका नाम मेलानी है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझे एक और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हर घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? ये औरत बोल रही है कि इसका काम क्या था। 3 मंजिले इमारत की बंगले में इसका एक काम था रसोई बनाने का, ठीक है। और 2 और भी लड़कियां उसके साथ में काम करती थी, जिनका सफाई करने का काम था। और मेम साहब का काम क्या था? मेम साहब उनपे हर काम के लिए चिल्लाती थी, और उनको 2 रोटी ही सुबह को नाश्ते में मिलती थी, और 2 रोटी ही रात को खाने में भी मिलती थी। उनको भूख ज्यादा लगी रहती थी, दिन भर काम करने से भूख लगती है। तो तीसरी रोटी उनको छुपा के खाना पड़ता था, वो सबके सामने दिखा के भी नहीं खा सकते थे। तो ये हमारे समाज की सोच है। ये बड़े लोग, अमीर लोग जो होते हैं, तो वो अपने हिसाब से
अपने नियम के हिसाब से जीते हैं और दूसरे लोगों पर हुकूमत चलाते हैं। तो उनको पैसा वहां से बच जो गरीब लोग हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, मेड का काम कर रही है, घर काम कर रही है, तो उसको वो पैसे की जरूरत है करके वो उनका अपमान भी सहन करती है, दो बातें भी सुनती है, उसे गुस्सा भी आता है, तो अपने गुस्से को उसको जताने का कोई हक नहीं है। अगर वो सामने बोल देगी कि आप हमको चिल्लाने का कोई हक नहीं रखती है, आप जो काम करवाती है उसके पैसे हमको मिलते हैं, ठीक है, तो हम पैसों के लिए काम करते हैं, उसके काम के लिए हमको पैसे मिलते हैं, ना कि आपके चिल्लाने के। अगर ऐसे पलट के वो जवाब दे देगी तो क्या होगा? होगा ये कि उसे काम से निकाल दिया जाएगा। तो ये उसकी मजबूरी है कि उसे सुनना पड़ रहा है। तो अपने मन में ये औरत विचार करती है अपमानित होने के बाद कि क्या हमें थोड़ा सा सम्मान की जरूरत नहीं है, हम क्या थोड़े से भी सम्मान के योग्य नहीं है, घर काम कर रहे हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रही है। और ये सिर्फ उसी की कहानी नहीं है, हर छोटे काम करने वाले इंसानों की कहानी है। जो छोटे बड़े काम करते हैं तो उन्हें अपमानजनक स्थिति में बार बार आना पड़ता है और बार बार लोग उनको छोटे बड़े काम के लिए ताने मारते हैं, सुनाते हैं और अपमानित भी करते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरत और लड़कियों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लड़की के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के काम में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियों जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है कि इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं। 1998-99 देखिए क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। तो घरेलू काम को जिसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें क्या बता रहे हैं कि घरेलू काम में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा समय लगता है। और औरतों का अगर देखा जाए जो कि घर में काम करती है, उन्हें घर का और बाहर का बहुत सारा काम करना पड़ता है, जिसका कोई गिनती में भी नहीं आता है। आपका वर्किंग आवर्स अगर आप वर्किंग करते हैं, जॉब करते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल जॉब नहीं करते, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जाने का आपका एक टाइम फिक्स रहता है कि दोपहर को 12 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपको स्कूल में रहना है या फिर सुबह का टाइम है तो वो जो भी टाइम है उस टाइम का एक फिक्स टाइम होता है। आप जब घर पे आते हैं तो आप खुद को महसूस करते हैं कि आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं लोगों के साथ, अपने मन मुताबिक कार्य कर सकते हैं। घर पे आने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो मेन काम था वो पूरा हो गया। लेकिन स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं होता है, स्त्रियों को दिन भर काम करना पड़ता है। सुबह को उठने से लेकर सोने के पहले तक सारे काम निपटाने होते हैं घर के, लेकिन फिर भी उस काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि वो काम बाहर करने वाले काम से ज्यादा ज्यादा मेहनत का होता है। जैसे कि अगर मैं सपोज एग्जाम्पल दूं तो कोई भी त्योहार होता है या फिर कोई स्पेशल डे रहता है जैसे कि संडे, ठीक है, तो उस दिन पर या फिर कोई हॉलीडे रहता है उस दिन पर छुट्टी मिलती है। किसको छुट्टी मिलती है? बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती है और जो पिता है जो कि कमाते हैं तो उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती है संडे के दिन। या फिर कोई त्योहार जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, ऐसा कोई भी त्योहार आता है तो उस दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन औरतों को आप कभी सोचना कि आपकी मम्मी को कब छुट्टी मिलती है या फिर आपकी बहन अगर काम करती है घर का तो उसको कब छुट्टी मिलती है? घर के काम के लिए तो कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। उल्टा के जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्लास लग जाती है,
उस स्त्री की कि आज फलाना फलाना चीज नया बनाना है। क्यों? क्योंकि आज छुट्टी है, तो छुट्टी सेलिब्रेट करेंगे सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। सच में सब लोग सेलिब्रेट करेंगे? सब लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सेलिब्रेट वो लोग करेंगे छुट्टी जिसकी छुट्टी है, लेकिन जिसकी छुट्टी नहीं है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसको मेहनत देनी पड़ेगी, तब वो कुछ नया पका पाएगी और बच्चों को खिला पाएगी, अपने हस्बैंड को खिला पाएगी। तो जिस काम को बहुत ही नीचा आंका जाता है, जिस काम को काम ही नहीं समझा जाता है, एक्चुअल में वो काम ज्यादा भारी, ज्यादा मेहनतों और ज्यादा समय लेने वाला होता है। इस लेसन में हमको यही सिखाया जा रहा है कि आप छोटे काम को छोटा ना समझे और छोटा काम करने वाले इंसान को छोटा ना समझे और उसकी इंसल्ट तो बिल्कुल ही ना करें। यहाँ पर एक अध्ययन किया हुआ है कि जिसके मुताबिक यहाँ पे बताया गया है कि कितने प्रतिशत स्त्रियों के कुल काम का घंटा होता है और पुरुषों के काम का कुल घंटा कितना होता है। तो यहाँ पे हरियाणा का है, हरियाणा राज्य की बात हुई है, जहाँ पे स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे कितने हैं? 23 घंटे हैं। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे कितने हैं? साप्ताहिक यहाँ पे बताया गया है कि सप्ताह में कितने 30 घंटे वो घर का काम करती है, एक हफ्ते में 30 घंटे वो घर का काम करती है और 23 घंटे वो बाहर का काम करती है। और स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितने हैं? यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे कितने हैं? 38 घंटे। पुरुषों को वेतन के काम के कितने घंटे होते हैं? 38 घंटे होते हैं एक सप्ताह में। और पुरुष के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे कितने होते हैं? 2 घंटे ही सिर्फ होते हैं। ठीक है, तो 48 और 2 कितने हुए? 40 घंटे। तो यहाँ पे कितने उनके काम के कुल घंटे कितने आएंगे? 40 आएंगे। और यहाँ पे 23 और 30 कितना होता है? 53। ठीक है, तो ये जो 53 है वो यहाँ पे आएगा। तो कौन ज्यादा काम करता है? ये पुरुष लोग 7 दिन में 40 घंटे काम करते हैं और ये 53 घंटे काम करती है। तो 13 घंटे ज्यादा कौन काम करता है हफ्ते में? स्त्रियां करती है। ये हरियाणा का एक ग्राफ है, एक सर्वे हुआ है कि जिसमें पता चला है। वैसे ही तमिलनाडु में स्त्रियां बाहर का काम कितने घंटे करती है? 19 घंटे। और घर का काम 35 घंटे करती है एक सप्ताह में। तो 19 और 35 कितना होता है? 40 एंड 50, 54 मिनट। ठीक है, तो ये जो 54 मिनट है वो कितना, सॉरी 54 घंटे, 54 घंटे वो बाहर का काम करती है स्त्रियां। ठीक है, तमिलनाडु की। और पुरुष के वेतन सहित के वेतन, जिस काम से वेतन मिलते हैं उस काम के घंटे हैं एक हफ्ता के, एक हफ्ते के 40 घंटे। ठीक है, और बाहर का काम वो 4 घंटे करते हैं। तो 40 और 44। ठीक है, तो 44 घंटे वो बाहर का काम करते हैं और उसकी जगह पर ये स्त्रियां कितने घंटे काम करती है? 54 घंटे। तो ये जो 54 घंटे हैं उससे ये कम है। 44 और 54 में कितने का तफावत है? 10 घंटे का। मतलब कि हर हफ्ते स्त्रियां 10 घंटे पुरुषों से ज्यादा काम करती है और यहाँ पर तो और भी ज्यादा तफावत है। तो ये जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से ज्यादा काम करने के बावजूद, घर और बाहर का काम करने के बावजूद, उतना उसे मान सम्मान और उसके काम को महत्व नहीं दिया जाता है। महिलाओं का काम और सम्मान, समानता। तो चलिए महिलाओं का काम और समानता ये देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के काम को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसे समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर ही भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्रियां या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है।
उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। उसके लिए कोई विचार नहीं करता है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस बात की गंभीरता को समझा है और क्या शुरू किया है, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी शुरू किया है ताकि वो घर के साथ में बाहर का काम भी कर सके और बच्चों को आंगनवाड़ी में डाल दे तो उसकी जिम्मेदारी जो बच्चों के प्रति है वो थोड़ी कम हो जाए तो वो अपना समय बाहर काम करने के लिए दे सके। तो ऐसी आंगनवाड़ी के लिए सरकार ने ये भी नियम बनाए हैं कि अगर किसी कंपनी में 30 से ज्यादा महिलाएं काम करती है तो उस कंपनी के अंदर उसे एक बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। ये बालवाड़ी में उसके बच्चे जितने भी महिलाएं जो काम कर रही है उनके बच्चे वहां पे खेलेंगे कूदेंगे और उनको देखभाल होगी उनकी और उनको साथ में पौष्टिक आहार भी मिलेगा और उसको खिलाया जाएगा बच्चों को। ऐसे नहीं कि वो अपने तरीके से खाएंगे, उसको हाथ पकड़ पकड़ के जैसे बच्चों को खिलाना सिखाते हैं वैसे खिलाना सिखाया जाएगा ताकि उसकी जिम्मेदारियां जो है वो स्त्री की जिम्मेदारी जो है वो कम हो सके और बच्चे की लालन पालन की जिम्मेदारी जो है उससे थोड़ा मुक्त होगी तो वो बाहर का काम भी कर पाएगी। यहाँ पे एक कविता लिखी हुई है, मैं हर जगह मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं हर भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। ऐसा नारा लगाते हुए औरतों का पोस्टर चिपकाया जाता है ताकि औरतों की महानता को बताया जा सके। और ये पोस्ट में आप देख सकते हैं, यह जो पोस्ट है वो बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या ऐसे आधार इस आधार पर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक नारा तैयार किया गया है, वैसा नारा यहाँ पर देख रहे हैं कि दुर्गा का जैसे बहुत सारा रूप होता है, बहुत सारे उसके हाथ होते हैं, वैसे ही दुर्गा स्वरूप में एक स्त्री को बताया गया है कि एक स्त्री जो है उसके बहुत सारे रूप है, उसे घर का काम करना है, उसे बच्चे भी संभालने हैं, उसे सबकी देखभाल करनी है, उसे प्यार मोहब्बत से रहना है, बाहर के काम के साथ में उसे कलम भी चलाना है, उसे झाड़ू भी चलाना है, उसे कलछी भी उठानी है और उसे बच्चा भी उठाना है, उसे कोयला चालू चूल्हा चक्की भी उठानी है और उसे सबके दिलों का ध्यान भी रखना है। तो इस तरीके से उसे स्वरूप में दिया हुआ है। तो आप एक कविता बनाइए कि जिससे आपको पता चले कि एक स्त्री जो है वो कितना सारा कार्य करती है। तो मुख्य रूप से ये चैप्टर यहीं तक था। इसमें देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन सोचा जाए तो ये एक ऐसे पहलू पर हमें ध्यान देने की कोशिश करवाने की एक छोटी सी कोशिश है कि घर के काम को आप, मैं, हम सब बहुत ही छोटा समझते हैं। घर के काम करने वाले लोगों को भी इतना मायने नहीं देते, इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर वो काम हम पे आ जाता है और जब हम वो काम करते हैं तो हमें वो बहुत ही विशाल लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत उसमें मेहनत जाती है, हमको ऐसा लगता है। तो घर के काम को आप कभी भी छोटा मत समझिए और इससे हमको यही सीख मिलती है कि समाज का ये जो अंतर है, लड़के लड़की में जो भेद है उसे हमें दूर करना चाहिए और लड़कियां भी कोई कम नहीं है। आज की तारीख में तो वो लड़के से भी ज्यादा आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि लड़कों के पास बाहर जाके खेलने का समय होता है जो काम लड़कियां नहीं कर सकती है। तो वो समय वो कहाँ पर व्यर्थ करती है? वो समय वो यूज करती है अपनी पढ़ाई लिखाई में। और जब
लड़कों को सहूलत मिलती है तो वो उतना पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं जा पाते। मतलब जाने के लिए वो भी अगर मेहनत करेगा तो जाएंगे, लेकिन लड़कों से चंचल लड़कियां जो होती है कम होती है और लड़के ज्यादा चंचल होते हैं। उनका ध्यान भटकने के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है कि जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक सकता है, लेकिन लड़कियों को कम सुविधा मिलने की वजह से उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई के ऊपर ज्यादा केंद्रित हो पाता है। ऑप्शन कम होने की वजह से खेलने कूदने के, उनको वो समय जो है वो पढ़ाई लिखाई में वो लगा सकती है। तो इससे फायदा क्या होता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा नंबर लाती है। आप 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम के नंबर देखिए, बहुत टाइम पर ऐसा रिजल्ट आता है कि जब लड़कियां मैदान मार जाती है तो लड़कियों को एक तो पहले सोच से ये निकाला जाए कि लड़का लड़की अलग है, दोनों एक समान है। उनको भी अगर एक समान परवरिश और लालन पालन और उनको समय दिया जाएगा तो दोनों एक समान ही प्रगति करेंगे। और दूसरी बात कि घर काम को कभी भी छोटा ना समझा जाए। घर काम को आप महत्व दीजिए और घर काम के महत्व के साथ में आप अपना घर काम करने वाले लोग जो है उनको इज्जत दीजिए और हो सके तो थोड़ा बहुत घर काम में मदद भी कीजिए। इसी के द्वारा यह जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है। दीजिए इजाजत। डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल को बने रहिए। डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और आपके कमेंट कुछ हो तो मुझे जरूर बताइए। साथ में आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।